हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मीन एजुकेशन क्लासेस। सो स्टूडेंट, मैं क्लास 7th का सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। ओके, तो मैं आपको इस लेसन के बारे में स्टडी कराऊंगी एंड ये लेसन क्या हमें बताता है एंड इससे क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं इसमें, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेलिंग से स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, जंतुओं में पोषण, राइट। तो जंतुओं में पोषण का मतलब क्या होता है एंड यहाँ पे जंतुओं यानी कि कोई भी जीव जंतु जैसे जिसमें जो लिविंग होते यानी कि जिसमें जान पाई जाती है। ओके, तो उसी में हम देखेंगे पोषण। ओके, जैसे कि किस तरह का पोषण होता है। सपोज दैट मनुष्य भी एक जंतु ही है, ठीक है ना। कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं, है ना, जीव जंतु, ये सभी जो हैं वो क्या है, जंतुओं में हम देखते हैं क्या पोषण किस प्रकार से होता है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि वहाँ हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे उसमें जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि, ये सारी चीज़ें जो होती है तो हम देखते हैं ना, ये हमारे शरीर में जैसे ही आती है तो इससे हमारे शरीर में क्या क्या होता है। जैसे हमारी शरीर जो होती है वो वृद्धि करती है एंड शरीर की मरम्मत भी करती है और क्या ऊर्जा भी प्रदान करती है, राइट। तो हम देखते हैं क्या होता है, जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, ऑलराइट। यानी कि जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं। जंतु इसलिए परपोषी होते हैं क्योंकि ये अन्य जीव जंतुओं जैसे पौधे एवं अन्य जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, ऑलराइट। ये जंतु मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। जंतु मुंह या कुछ इसी तरह के माध्यम से भोजन शरीर में ग्रहण करते हैं। ज़्यादातर जंतु द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, ऑलराइट। इस प्रकार के पोषण में जंतु ठोस आहार के रूप में सब्जियां, फल और मांस खाते हैं। ओके, जैसे कि ये सारी गतिविधियाँ वही बताएगी कि जंतुओं में पोषण क्या होता है एंड हम जानते हैं ना कि ये जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना ही नहीं सकते। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जो पौधे होते हैं ना, पेड़ जो होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऑलराइट। तो वो क्या करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। एंड बहुत सारे जीव जंतु जो है ना वो मतलब कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो स्वयं भोजन बना ही लेते हैं, तो उनको परपोषी जंतु भी कहते हैं। बट ज़्यादातर लोग ऐसे ही जंतु देखे या पाए जाते हैं जिसमें जो परपोषी होते हैं, यानी कि जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि हम हैं, अगर हमें अनाज की उत्पत्ति नहीं होगी, अनाज नहीं मिलेगा तो क्या हम भोजन कर लेंगे, हम भोजन कर ही नहीं सकते, ऑलराइट। इस सेकंड हेडिंग जो हमारी है तो हम देखते हैं उसका नाम क्या है, पोषण की प्रक्रिया। एंड इसमें हम क्या देखेंगे, पोषण की जो प्रक्रियाएं होती है ना वो किस प्रकार से होती है। जैसे हम खाना तो खा लेते हैं, तो वो खाना खाने के बाद किस तरह से हमारे शरीर में क्रिया करता है जिससे हमें इतने सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे हमारे मतलब कि प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण, ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। एंड ये सब देखेंगे कि ये कैसे मिलते हैं। देखते हैं, प्राणी संभोजी पोषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट चरण देखते हैं क्या है, अंतःग्रहण। ओके, इस प्रक्रिया में भोजन जीव के शरीर के अंदर ही ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न तरीके से अंतःग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम कीट, मेढक, हाइड्रा इत्यादि। ओके, ये क्या करते हैं, अपना भोजन जो होता है वो शरीर के अंदर ही ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
अंतःग्रहण, जो शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करते, जैसे हमारा जो शरीर है ना, हम तो भोजन जो ग्रहण करते हैं वो बाहरी भोजन ग्रहण करते हैं यानी मुख से, बट जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राप्त होते हैं मतलब जैसे कभी कभी हमें क्या होता है, डिसीज़ हो जाती है ना, फीवर वगैरह, तो हमें बैक्टीरिया, कीटाणु, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जन्म लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि वो किस तरह से अपना भोजन करते हैं, जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर से वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर का जो भाग यानी कि जो मतलब सेल्स होती है, जैसे अगर वायरस हो गया तो वो क्या करते हैं, सेल्स को खा जाते हैं, जैसे कि कैंसर रोग में, तो उसमें हम जानते हैं क्या होता है, हमारी सेल्स को जो वायरस होता है वो खाता रहता है, यानी कि वो हमारा जो अपना भोजन करता है वो हमारे शरीर के अंदर से ग्रहण करते हैं, ऑलराइट। तो इसी को क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण बोलते हैं। ओके, आई होप कि आप सभी लोग को ये समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पाचन। पाचन क्या होता है, जैसे कि ठोस और जटिल खाद्य पदार्थों को सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यानी जब हम भोजन को खाते हैं ना तो वो क्या होता है, ठोस होता है। एंड जैसे ही भोजन को खा लेते हैं वो ठोस होता है ना, तो भोजन जैसे हम खा लेते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। शरीर में जाने के बाद क्या होता है, वो पचता है। कैसे पचता है, हमारे जैसे हम भोजन को मुख में रखते हैं, मुख में रखने के बाद क्या होता है, मुख में जैसे ही रखते हैं ना तो वो हमारे मुख में काफ़ी सारे जो क्या होते हैं, जो हमारे मुख की लार होती है ना, वो भोजन को क्या करती है, तोड़ती है, ठीक है ना। एंड जैसे ही हम उसको आहार नलिका द्वारा ग्रहण करते हैं, वो हमारे आमाशय में जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे अमीनो अम्ल क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको तोड़ने के बाद क्या करते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है। ओके, यानी कि वहाँ से क्या होता है, सभी भोजन का मतलब भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एंड जो कचरा होता है ना वो घूमते घूमते कहाँ पे चला जाता है, आंत में जाता है। ओके, वहाँ पे भी क्या होता है, छोटे मोटे जो थोड़े बहुत जो पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं एंड वेस्ट मटेरियल अग्नाशय के माध्यम से बाहर आ जाता है। और ओके, तो सेकेंड हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, अवशोषण। ओके, अवशोषण क्या होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा पाचक तत्वों को आंतों से अवशोषित किया जाता है और परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। इसे पाचन प्रक्रिया कहते हैं। ओके, यानी कि अवशोषण मतलब कि जो हमारा भोजन होता है उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पाचन प्रक्रिया कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्वांगीकरण। ओके, यह पोषण क्रिया का अंतिम चरण है जिसमें पचा हुआ भोजन ईंधन के रूप में शरीर द्वारा क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। ओके, यानी कि जो हमारा भोजन पचता है ना तो उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं, वो हमारे शरीर में आता है, तो उससे हम यूज़ करते हैं, यानी कि हमें एनर्जी मिलती है, तो हम कार्य भी कर सकते हैं। ओके, 5 पॉइंट देखते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से अपचित होने वाले खाद्य पदार्थ को मल के रूप में निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि जो हमारा पचा हुआ भोजन था ना, जो कचरा था वो भोजन कचरा था वो क्या होता है, आंत के द्वारा अग्नाशय में आता है और अग्नाशय से बाहर आ जाता है, राइट। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, मनुष्यों में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। हम मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे तरल रूप से परिवर्तित किया जाता है। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा होता है। भोजन एक आहार नली से गुजरता है। ओके, जैसे कि हम पहले भोजन को मुख में रखते हैं ना, तो उसको फिर हम उसको हमारे जो मुख में लार होती है, ठीक है ना,
तो जिससे वो क्या होता है, भोजन टूटता है। ओके, जैसे वो टूट जाता है तो यानी कि काफ़ी ठोस होता है और काफ़ी बड़े बड़े उसके टुकड़े होते हैं ना, तो वो उससे हम बारीक करते पीसते हैं, ठीक है ना। तो वो टूटने के बाद हमारी आहार नलिका के द्वारा कहाँ पे, अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट ही बताया था, वो हमारे आमाशय में जाता है। ओके, तो वही इसमें बता रहे कि भोजन एक आहार नली द्वारा गुजरता है, जहाँ एक मुख्य गुहा से शुरू होकर गुदा पर ख़त्म होता है। आहार नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। आहार नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कौन कौन से। फर्स्ट है, देखते हैं, मुख और मुख्य गुहा, ठीक है ना। तो भोजन मुख के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है, यानी अगर मुख है ना, तो सॉरी, मुख के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को मुख में रखते हैं ना, इसी के द्वारा तो हमारे पाचन क्रियाएं होती है। ओके, यह मुख्य गुहा में जाता है। यह ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरा होता है, जिसमें दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ओके, दांत देखते हैं। पहला क्या है, कृंतक दांत। यह मुख के अग्र भाग में स्थित होते हैं। ये आकार में सपाट और भोजन को काटने में सहायक होते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं, जिनमें प्रत्येक 4 ऊपरी जबड़े में तथा शेष 4 निचले जबड़े में। आप देख रहे होंगे मुख के लास्ट अंतिम चरण। सॉरी, एक्चुअली मेरे घर में ना एक छोटी सी बच्ची है जिसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ओके, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ जो मेरे पास जो अनदर वॉइस आ रही है उसके लिए। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जैसे हमारे मुख में 8 प्रकार के कृंतक दांत मौजूद होते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट जबड़ों में होता है ना, 4 ऊपर 4 नीचे, आप तो इमेजिन कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, रदनक दांत। रदनक दांत देखते हैं। यह दांत आकार में नुकीले होते हैं, जिनका उपयोग भोजन के टुकड़े को चीरने एवं फाड़ने में किया जाता है। ये प्रत्येक जबड़े के कृंतक दांतों के दोनों ओर स्थित होते हैं। ओके, यानी जो रदनक होते हैं ना, कृंतक दांत के पास ये 4 जोड़ी, यानी ऊपर की तरफ 2, ठीक है ना। यह दांत आकार में क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसका उपयोग किसी भी टुकड़े को क्या करने में, चीरने एवं फाड़ने में किया जाता है। ये प्रत्येक जबड़े के कृंतक दांत के दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों तरफ आप देखेंगे ना स्थित होते हैं, नुकीले टाइप के। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है चौड़क दांत, यानी कि ये कौन सा दांत है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये अग्र चौड़क दांतों के समान होते हैं, ठीक है, लेकिन आकार में क्या होते हैं, इनसे बड़े होते हैं। इनका उपयोग भोजन को पीसने में किया जाता है। ये दोनों जबड़ों के दोनों किनारों पर अंतिम 3 दांत होते हैं, यानी कि आपको ग्राफ के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है ना, जो चौड़क दांत है वो जो हमारा जो जबड़ा था, जहाँ पे हम देख रहे थे कौन सा दांत था, वो एक होता है कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्र चौड़क। ओके, तो कृंतक एंड रदनक, चौड़क, अग्र चौड़क, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, अग्र चौड़क की, यानी कि जो हमारे जबड़े में दांत है ना, उस दांत के आगे, मतलब कि एक ऐसा दांत है हमारे अंदर, मतलब जो एकदम लास्ट में, जो जबड़े के आंतरिक मोड़ पर आप देखेंगे ना, वो एक ही दांत में 4 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो वो 4 दांत के बाद एक और दांत होता है, ठीक है, जो क्या होता है, अग्र चौड़क होता है। वो भी 4 ही होता है, पर वो अग्र चौड़क, ठीक है ना। जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो भी 4 दांतों से ही बना होता है, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो भोजन को क्या करता है, पीसने में किया जाता है, यानी पीसने में सहायता प्रदान करता है। ये दोनों जबड़ों के दोनों किनारों पर अंतिम 3 दांत होते हैं, ठीक है ना।
ये दो जबड़े जो है ना, इनके किनारे पर तीन दांत क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खाद्य नली अथवा ग्रस नली। निगला हुआ भोजन खाद्य नली अथवा ग्रस नली से होकर गुजरता है। ग्रस नली एक 30 सेमी लंबी नली होती है जो मुख्य गुहा और आमाशय से जुड़ी होती है। यह मुख्य और आमाशय के बीच में भोजन के लिए मार्ग का कार्य करती है। जैसे ही भोजन ग्रस नली में पहुंचता है तो पेशी संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न शक्तिशाली तरंग भोजन को नीचे की ओर ढकेलकर आमाशय तक पहुंचा देती है। ठीक है ना। ये जो हमारी खाद्य नली, जैसे कि आप जानते हैं ना, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है ना, जिस नली से वो खाना होते हुए गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य नली बोलते हैं। ठीक है ना। और ग्रस नली क्या होता है, अभी इसमें बताया ना, जो निगला हुआ भोजन होता है खाद्य नली अथवा ग्रस नली से, पहले खाद्य नली में आता है, उसके बाद ग्रस नली में आ जाता है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं ग्रस नली, जिससे हमारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, नेक्स्ट रीडिंग हमारी है आमाशय। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं आमाशय क्या होता है। अभी तक तो आप सुने होंगे आमाशय का नाम, बट होता क्या है। आमाशय एक मोटे थैले के समान होता है। ठीक है ना, यानी कि आप देखेंगे एक थैला होता है ना, मोटे थैले के समान ही उसका आकार होता है। इसकी संरचना एक जे आकार के थैले की होती है, यानी कि इसका आकार कैसा होता है, एक जे आकार के थैले के जैसा इसका शेप होता है, जो मांसपेशियों से बना होता है। यह भोजन को ग्रस नली से एक छोर से लेकर छोटी आंत के अन्य छोर तक क्या करता है, पहुंचाता है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और जठरी रस स्रावित करता है। यह अम्ल बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है ना। जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति होती है ना, जिसे हम HCl कहते हैं, ये जठरी रस स्रावित करता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु, जो अगर हम खाना खाते, ज़रूरी तो नहीं कि वो खाना बिल्कुल मतलब स्वस्थ हो, उसमें कोई भी हानियाँ ना हो, कोई भी डिसीज़, कोई बैक्टीरिया ना हो, है ना। तो क्या होता है, जब हम खाते हैं तो हमारे आमाशय में ना HCl जो है ना वो उत्पन्न होता है, जो जठरी रस स्रावित करता है, जिससे वो सारे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है ना। जो खाद्य पदार्थों के रस शरीर में प्रवेश करते हैं तथा अम्ल के माध्यम से इसे अम्लीय बना देते हैं। ठीक है ना। आ रही है ना बातें समझ में। ओके, नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, आमाशय में पाचन क्रिया के पश्चात अधपचा भोजन, जिसे अम्लान कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब आमाशय से भोजन पचता है ना, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सारे भोजन पच जाए। कुछ ऐसे भोजन होते हैं ना, वो पच तो नहीं पाते, यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे आटा होता है ना, आटा जाता है पीसने के लिए, तो ज़रूरी तो नहीं कि उसके जो चोकर होते हैं वो भी उसी में एकदम आटा बन जाए, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं, राइट। तो इसी तरह जब हमारा भोजन आमाशय में पचता है ना, तो बिल्कुल उसी की तरह थोड़े थोड़े टुकड़े उसके बचे हुए होते हैं, जो छोटी आंत में जाता है ना। जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, उसकी प्रक्रिया, वो छोटे छोटे पार्ट ब्रेक डाउन होते हैं वहाँ पे, एंड उससे भी जो थोड़े बहुत पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। ओके, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। यह अनेक वक्रों वाली कुंडली वाली नली है, यानी इसमें क्या होता है, ये आंत कैसी होती है, काफ़ी कुंडलित होती है। ओके स्टूडेंट, यानी कि इसके आकार आप देखेंगे ना किस प्रकार से होता है। जैसे आप देखिए, आपकी बुक में ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस फिगर में किस प्रकार से दे रहा है, एक सेकेंड। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपकी जो आंत होती है
छोटी आंत वो किस प्रकार से होती है? बिल्कुल जो हमारी जो आंत होती है इस प्रकार से। ये बड़ी आंत होती है। ओके, एंड इसी में क्या होती है? एक छोटी आंत बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से क्या होती है? स्थापित की हुई रहती है। ओके, तो यही जो हमारी होती है ना, ये आंत क्या होती है? सॉरी, इतना क्लियर नहीं बन पाया, बट आपको समझाने के लिए इजी बेसिस पे आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो ऊपरी सतह होती है ना, ये क्या होती है? बड़ी आंत होती है। एंड इसके अंदर जो आंत इस तरह से व्यवस्थित होती है, ठीक है, ये क्या होती है? बड़ी आंत। एंड ये वाला जो पोर्शन होता है बिल्कुल इस तरह से इसमें व्यवस्थित होता है। यह ग्नस है। ओके, तो इसको बोलते हैं छोटी आंत। ओके, सो क्लियर हो रहा होगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको आपके ही बुक में बताया जा रहा है, इस तरह से व्यवस्थित है। बिल्कुल बीच वाली जो है वो क्या है? छोटी आंत है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा भाग होता है यह एक अनेक वक्रों वाली कुंडली नली होती है जो लंबाई में लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यह 3 भागों में विभाजित होती है। एक क्या है? पक्वाशय, और दूसरा क्या है? मध्यांत्र, एंड नेक्स्ट क्या है? शेषांत्र। ओके, यानी यकृत पित्त रस का स्रावण करता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस एक अंग में जमा रहता है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। ठीक है ना, पित्त रस जो होता है वो एक ही अंग में जमा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पाचक ग्रंथि का स्रावण अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और वसा को वसी अम्ल में, और ग्लिसरॉल को में तोड़ने में क्या करता है? अवशोषित होकर रक्त धारा में जा मिलता है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? ग्लिसरॉल में तोड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है ना, ये रस पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो भोजन सरल घुलनशील रूप से होता है वह छोटी आंत से अवशोषित होकर रक्त धारा में क्या होता है? जा मिलता है। ओके, छोटी आंत पोषक तत्वों को भोजन में अवशोषित करती है। ओके, यानी कि जो छोटी आंत होती है ना, वो पोषक तत्वों को क्या करती है? भोजन में अवशोषित, यानी कि भोजन से अवशोषित कर लेती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अग्नाशय के माध्यम से बाहर निकालने के लिए वो क्या करती है? बड़ी आंत में भेज देती है। एंड जो इसके मतलब कि जो इसका वो होता है पोषक तत्व, वो क्या करती है? शरीर में मतलब रक्त धारा में उसको प्रवाहित कर देती है। ओके स्टूडेंट, सो आपको आई होप कि छोटी आंत समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारी बड़ी आंत है, इसको देखते हैं ये क्या है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी तथा छोटी होती है। ठीक है ना, यह लंबाई में लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ये 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है सिकम, जिसको अंध्रांत्र कहते हैं, एंड मलाशय और गुदा। ठीक है ना, बड़ी आंत जो होती है 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। एक अंधांत्र या सिकम हम बोल सकते हैं, दूसरा मलाशय है, तीसरा गुदा। ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं। बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है और शरीर से मल के रूप में अपचित
ठोस पदार्थों को गुदा की सहायता से बाहर निकालती है। यानी कि जो हमारा मतलब जब हमारी पाचन क्रिया होती है ना, तो आप देखेंगे कि जैसे पानी, यानी कि जो बड़ी आंत होती है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि वो जो भोजन हमने किया है, जिसका पाचन हुआ है, तो वो अग्नाशय के माध्यम से तभी आ सकता है जब वो क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। यानी कि जब हम उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे बड़ी आंत, जिससे वो स्रावित करके उसको इजीली प्रेस करेगी, तो वो अग्नाशय के माध्यम से बाहर आएगा। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह आपको क्या करना है, बड़ी आंत की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। ओके। एंड अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि काफ़ी सारे डिसीज़ हो सकते हैं। ओके। तो आगे से आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट हमारी हेडिंग है घास खाने वाले जंतु। यानी कि घास खाने वाले जंतु से तो आप लोग जाने गए होंगे, गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं। ओके। तो हम देखते हैं कि आपने गाय, भैंस, बकरी और घास खाने वाले अन्य जंतु को लगातार जुगाली करते हुए देखा है। जुगाली करते हुए का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कुछ जानवर होते हैं ना जो घास खाते हैं, वो जाते हैं ना, तो चरने के लिए जाते हैं। जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर वो ना भोजन को ना अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। पहले तो खाते हैं पेट भर के, उसके बाद वो खाना जो होता है ना, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना। ऐसा सिस्टम बना होता है उन लोग के शरीर में, तो वो स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब वो बैठते हैं ना, उनको भूख लगती है, तो वो क्या करते हैं, वही जो खाना उनके आमाशय में जमा हुआ होता है, वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में उनके मुख तक आता है, जिससे वो चबाते हैं। आपने देखा होगा ना, बकरी वगैरह चबाती है तो उसके मुख से कुछ झाग जैसा आता है ना, तो उसी को जुगाली कहते हैं। ठीक है ना। वही चीज़ें बता रहे हैं कि जुगाली करते हुए देखा। यद्यपि जब वे खाना ना खा रहे हो, वास्तव में ये घास को जल्दी ही निगल कर इसे आमाशय में अलग भाग में जमा कर लेते हैं। यानी वो खाना तो खा ही लेते हैं, ऑलरेडी उनका पेट भरा होता है, बट वो जल्दी घास को क्या करते हैं, चर कर वो अपने आमाशय में जमा कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर क्या होता है, वो गोलियों के रूप में उनके मुख तक आ जाता है, जिससे वो चबा कर उसको पाचन क्रिया के लिए भेजते रहते हैं। तो यही उनका जुगाली प्रक्रिया होती है। इस भाग को प्रथम आमाशय कहते हैं। मनुष्य सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है। यानी जो मनुष्य होता है ना, वो जो सेलुलोज है ना, वो काफ़ी जटिल होता है, तो उनका पाचन सिस्टम नहीं पचा सकता है। लेकिन जो ये घास खाने वाले जानवर होते हैं ना, ये इजीली सेलुलोज को पचा लेते हैं। ठीक है ना। समझ आ रही है ना आपको बातें? परंतु घास खाने वाले जंतु इसे आसानी से पचा लेते हैं। इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार का आमाशय होता है। इनके आमाशय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। प्रथम भाग क्या है, प्रथम आमाशय एंड द्वितीय आमाशय एंड तृतीय आमाशय एंड चतुर्थी आमाशय। तो यही इनका क्या है, आमाशय का भाग होता है, जहाँ से वो भोजन को किस किस प्रकार से, कैसी ये प्रक्रिया होती है कि वो घास को आमाशय तक लेकर जाते हैं, एंड वो कैसे गोली के रूप में उसके मुख में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन सब में देखेंगे, जो 4 आमाशय है ना उसमें। ओके। तो हम देखते हैं प्रथम आमाशय में क्या क्या प्रक्रिया होती है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। यह भोजन की अत्यधिक मात्रा को संग्रहित करने में सहायक होती है, जो शीघ्र प्रयुक्त हो जाता है। यहाँ भोजन आंशिक रूप से पचता है, जिसे जुगाली कहा जाता है। ठीक है ना। यानी भोजन यहाँ पे धीरे धीरे पचता है, आंशिक रूप मतलब बहुत ही कम। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे भोजन पचता है, जिसे हम जुगाली कहते हैं। इसके पश्चात जुगाली मुख में छोटी छोटी गोलियों के रूप में बहुता हैं और जंतु इसे चबाते रहते हैं। यह प्रक्रिया जुगाली कहलाती है तथा ये जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं। इनके प्रथम आमाशय में लाखों जीवाणु और प्रोटोजोआ मिलते हैं। ठीक है ना।
इनके अमाशय में ना लाखों जीवाणु और प्रोटोजोआ मिलते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सहायता प्रदान करती है, और ये चीज़ें हमारे अमाशय में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, इसीलिए हमारा अमाशय जो होता है वो सेलुलोज को पचा नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय अमाशय। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सेकेंड, द्वितीय अमाशय। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह भोजन को पुनः मुख में लाता है। द्वितीय अमाशय तृतीय अमाशय में जाकर खुलता है। ओके, यानी जब भी नीड होती है ना भोजन की, तो ये क्या करता है, द्वितीय अमाशय में ला देता है भोजन। ठीक है ना, जब उसको मतलब लगता है कि हाँ मुझे भोजन करना है, मुझे भूख लग रही है ऐसा, तो वो क्या करता है, भोजन को छोटी छोटी गोलियों में करके द्वितीय अमाशय में लाता है, एंड यहाँ से वो क्या करता है, यानी कि इसका जो अमाशय द्वितीय होता है ना, ये तृतीय अमाशय में जाकर खुलता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारी है तृतीय अमाशय। ये क्या कार्य करता है, यह अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है को अवशोषित करना तथा कणों के आकार को कम करना। ठीक है ना, यानी तृतीय अमाशय में क्या होता है काम, वो सबसे छोटा भाग होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन करना। ओके, चतुर्थी देखते हैं, यानी फोर्थ पॉइंट हमारी है चतुर्थी अमाशय। चतुर्थ अमाशय में क्या देखते हैं, यह वास्तविक अमाशय होता है जहाँ पाचन के लिए पित्त रस का स्रवण होता है। यहाँ भोजन का पाचन वैसे ही होता है जैसे मनुष्य के अमाशय में। ठीक है ना, जैसे अभी जस्ट हमने आपको बताया था ना मनुष्य के पाचन क्रिया कैसे होती है, सेम इसी तरह इसके चतुर्थी अमाशय में होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है अमीबा में पोषण। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी इसके बारे में स्टडी करते हैं। अमीबा अमीबा एक क्या है, एक कोशिकी जीव है। ओके, तो अमीबा एक कोशिकी जीव है। यह जल पर तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधे और जंतुओं को खाता है। अमीबा के कोशिका द्रव में कोशिका झिल्ली, एक गोल मोटा नाभिक और बहुत से छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में रिक्तिकाएँ होती है। जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तो इसे बाहर की ओर ढकेलता है और उठे हुए भाग के समान उंगली, जिसे स्प्यूडोपोडिया कहा जाता है, वे भोजन को पकड़ने एवं गति करने में सहायक होते हैं। भोजन खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है, जो पाचन रस की सहायता से खाद्य रिक्तिका में पच जाता है। यह पचित भोजन अब अवशोषित और उत्सर्जन के लिए तैयार हो जाता है। अपचयित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ये आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अमीबा है ना, इसमें क्या होता है, ये जो द्रव पदार्थ होता है जिस पे क्या होता है इस पे ये क्या तैरता रहता है बुलबुले के रूप में। ठीक है ना, जो रिक्तिकाएँ पाई जाती है, ठीक है ना, उसके संपर्क में रहता है एंड इसके अंदर क्या करता है, बिल्कुल अपने भोजन को ग्रहण करता है। एंड सेकंड में आप देख रहे हैं, यानी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। जैसे इस भोजन के ऊपर जो अमीबा जो है, इसके ऊपर जो बैक्टीरिया होती है, यानी कि कोई छोटे अति सूक्ष्म पौधे पर जो क्या होते हैं,
जो क्या होते हैं पानी के अति सूक्ष्म पौधे जंतु को क्या करता है, खाता है। अमीबा के कोशिकी द्रव्य में कोशिका झिल्ली एक क्या गोल मोटा नाभिक और बहुत छोटे छोटे बुलबुले के रूप में रिक्तिकाएँ होती है, ठीक है ना, जिस पे ये क्या करता है, तैरता रहता है, मूव करता है। एंड उस पर कोई भी जो क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गई है ना, तो इस पे आकर वो बैठता है। बैठने के बाद क्या करता है, इस तरह से अपना आकार डेवलपमेंट करता है। एंड धीरे धीरे वो क्या करता है, इसको किल करके बिल्कुल अमीबा के अंदर जाता है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 4th में क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल अमीबा के पास चला गया। एंड इसके साथ ये क्या होगा, मूव करेगा एंड अपनी प्रजातियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। ओके, तो यही हमारा अमीबा में पोषण देखने को मिला है। आई होप कि आप सभी लोग को मेरी पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे एंड हमारा लेसन 2 भी क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा इजीली। एंड मैं आपके लिए नेक्स्ट 3rd लेसन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।